चलो यार आ जाओ, ठीक है। देखो अजम्पशन मैंने आपको ऑलरेडी कल पढ़ा दिया था। डिटर्मिनेंट्स आपके पोर्शन से डिलीटेड है इस बार 21 के लिए, 2021 अटेम्प्ट के लिए, ठीक है। मतलब जो हमारी एग्जाम फरवरी या मार्च में होने वाली है उस एग्जाम में के लिए नहीं आने वाला, ठीक है। बट फिर भी मैंने आपको डिटर्मिनेंट्स पूरा डिटेल्ड में पढ़ाया था। क्यों पढ़ाया था? ताकि आप वो कंटेंट मेरे अजम्पशंस में लिखोगे और लास्ट में एक लाइन लिखोगे, दस इट इज अज्यूम कि देयर इज न्यू फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइसेस, मतलब कोई चेंजेस नहीं होने वाले फ्यूचर एक्सपेक्टेशन प्राइसेस में, फ्यूचर में प्राइसेस में कोई चेंजेस नहीं होने वाले, फ्यूचर में प्राइसेस सेम रहने वाली है, ठीक है। द की प्राइस ऑफ अदर गुड्स रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। फिर आप ये बोलोगे कि भाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिमेन कांस्टेंट, वो भी सेम रहेगा। टेक्नोलॉजी में कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं, एक बार बोल रही टेक्नोलॉजी में कोई चेंजेस नहीं हो रहा, दूसरी बार बोल रही वो सेम रहेगा, ठीक है। वेदर कंडीशंस में भी कोई सेम मतलब कोई चेंजेस नहीं हो गए, एक तरफ या बोल दो कोई चेंजेस नहीं, या बोल दो आप वो सेम रहेगा, बात एक ही है, ठीक है। नो चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, मतलब गवर्नमेंट पॉलिसीज में भी कोई चेंज नहीं होगा। फिर यहाँ पे भी बोल दो नो चेंज इन ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, और लास्ट में बोल दोगे कि जितने भी अदर फैक्टर्स है, अदर फैक्टर्स वो भी सेम रहेंगे। अच्छा, इसके साथ साथ ये सब तो आप अपने मन से बोल सकते हो, ये सुनो, ये सारी चीज़ें आप अपने मन से करोगे, लेकिन आपको ये चीज़ें ध्यान में आ रही कि ये पूरा चार्ट जो मैंने आपको पढ़ाया था डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई के टाइम पे, ये पूरा चार्ट लिखना है आपको, ये पूरा चार्ट आपको लिखना है अजम्पशन में। ऑलराइट, क्लियर एवरी वन ऑफ यू? ओके, चलो यार बढ़े आगे। तो आपको अजम्पशंस में ये चार्ट लिखने हैं। वापस से मैं बोल रही हूँ, अजम्पशन में ये पूरा कंटेंट लिखकर आना, ये पूरा कंटेंट लिखकर आना अजम्पशंस में, ठीक है जी। एक 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 पॉइंट को बेहतरीन तरह से एक्सप्लेन करना और फिर बोलना कि दस लॉ ऑफ सप्लाई अज्यूम देयर इज नो चेंज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लॉ, या फिर डायरेक्टली बोल देना कि लॉ अज्यूम देयर इज नो चेंज इन टेक्नोलॉजी, लॉ अज्यूम दैट टेक्नोलॉजी रिमेन सेम। अरे ऐसे बोलो वैसे बोलो, जैसे बोलना है बोल देना, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। आंसर्स का प्रेजेंटेशन कैसे रहेगा, चलो आ जाओ। अब बात करते हैं एक्सेप्शंस की। लॉ ऑफ सप्लाई के कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। अब ये एक्सेप्शंस क्या होते हैं डियर? लॉ ऑफ सप्लाई के एक्सेप्शंस मतलब ऐसा कौन सा केसेस है जहां पे तुम्हारे ये जो लॉ ऑफ सप्लाई है वो काम नहीं करेगा। लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता है? जब प्राइसेस बढ़ेगी, जब भी प्राइसेस बढ़ेगी तब सप्लाई बढ़ेगा, और जब प्राइसेस कम होगी तब सप्लाई भी कम हो जाएगा। ये सुनो, प्राइसेस बढ़ेगी सप्लाई बढ़ेगा, प्राइसेस कम सप्लाई कम, ये है तुम्हारा लॉ ऑफ सप्लाई। क्लियर एवरी वन ऑफ यू? ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ ना, सप्लाई की डेफिनेशन किन्होंने दी थी आपके? सैमुअल्सन जी। एस से सप्लाई, एस से सैमुअल्सन। और लॉ ऑफ सप्लाई किन्होंने दिया था? प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल इन हिज बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स 1890। जिधर जिधर मार्शल जी उधर उधर उनकी किताबें और उनका जो ईयर है वो भी छप के आई हो, ठीक है। चलो, मतलब ये ऐसे सिचुएशन अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं जहां पे ये आपका लॉ ऑफ सप्लाई काम नहीं करेगा। तो ऐसे कौन से सिचुएशन है? फर्स्ट वन, एग्रीकल्चर गुड्स के केस में। मतलब लॉ ऑफ सप्लाई डज नॉट अप्लाई टू एग्रीकल्चर गुड्स। ये आपके लॉ ऑफ सप्लाई जो है ना, एग्रीकल्चर गुड्स के केस में काम नहीं करता। क्यों नहीं करता? थोड़ा सा सोचो जरा, क्यों नहीं करेगा वो एग्रीकल्चर गुड्स के केस में काम? इसलिए नहीं करेगा क्योंकि अगर तुमने जो मान लो राइस है उसकी प्राइसेस बढ़ा भी दी तो भी वो सप्लाई कहाँ से करोगे? उसके लिए पानी चाहिए, वो मतलब आप उसका प्रोडक्शन थोड़ी ना बढ़ा सकते हो। वो तो नेचर पे डिपेंड होता है उसका प्रोडक्शन करना, उसका सप्लाई करना। सप्लाई देखो, प्राइसेस बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ना चाहिए, बट तुम कितनी भी प्राइसेस बढ़ा लो हमारे पास में अगर उसकी फसल ही नहीं है तो हम क्या आपको सप्लाई करेंगे? बात समझ में आ रही है एवरी वन ऑफ यू? तो लॉ ऑफ सप्लाई डज नॉट अप्लाई टू एग्रीकल्चर गुड्स। गाइस वो एग्रीकल्चर गुड्स के केस में अप्लाई नहीं होता है, एज इट्स प्रोडक्शन डिपेंड ऑन वेदर कंडीशन। क्योंकि जो उसका प्रोडक्शन है वो वेदर के कंडीशंस पे डिपेंड होता है, वो एनवायरमेंट पे डिपेंड होता है। समझ में आ रहा है? ओके। और अगर नेचुरल कंडीशन अगर अनफेवरेबल रही तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन तो कम रहेगा, और भले ही आप कितनी भी प्राइसेस बढ़ा दो हमारे पास में सप्लाई करने के लिए आपको अनाज नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है? एग्रीकल्चर का जो प्रोड्यूस है वो नहीं रहेगा। Thus even if prices increases, भले ही प्राइसेस बढ़ गई, सप्लाई कैन नॉट बी इंक्रीज, क्योंकि अनफेवरेबल कंडीशन है ना। हमारी क्या गलती है? समझ में आ रहा है? डन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है
ऐसे केसेस में लॉ ऑफ सप्लाई काम नहीं करेगा जिस केसेस में सप्लायर को अर्जेंट नीड है कैश की, अर्जेंट नीड है कैश की। ऐसे केसेस में आपका लॉ ऑफ सप्लाई काम नहीं करेगा। मतलब अगर सप्लायर को, देखो लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता है, प्राइसेस अगर बढ़ेगी तो सप्लाई भी बढ़ेगा, लेकिन अभी जितनी प्राइसेस, अभी प्राइस कम है तो कम ही सही रहे भाई, मुझे पैसे अभी के अभी चाहिए बिकॉज घर में ज़रूरत है, जितना है उतना दे दे भाई, अभी अरे सामान मुझसे खरीद ले, जितना है उतना ही दे दे, मुझसे सामान खरीद ले। अर्जेंट नीड है घर में कैश की, इफ सेलर इज इन अर्जेंट नीड फॉर द हार्ड कैश, उसका हार्ड कैश अर्जेंट नीड है, ही मे सेल हिज प्रोडक्ट एट विच मे इवन बिलो द मार्केट प्राइस। वो अपने जो प्रोडक्ट है वो मार्केट प्राइस के बिलो भी बेच सकता है। समझ में आ रहा है? क्लियर? तो ये भी उसका एक्सेप्शन हुआ। समझ में आ रहा है? ओके। अब बात आती है पेरिशेबल गुड्स की। पेरिशेबल गुड्स, अब ये तो आपको ऑलरेडी आप समझ सकते हो, पेरिशेबल गुड्स की कितनी भी प्राइसेस बढ़ा दी जाए, क्या आप उसका सप्लाई कर सकते हो? नहीं कर सकते। आप उसका प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो क्या? नेचर पे डिपेंड होता है। ठीक है, अच्छा। और कई बार क्या होता है, सप्लायर को ना कम दाम में भी बेचना पड़ता है बिकॉज वो गुड्स पेरिशेबल इन नेचर है, पेरिशेबल इन नेचर है। अब बात को समझो, अगर हम लोग मच्छी मार्केट खोल के बैठे हैं, ठीक है, हम सब लोग मच्छी मार्केट खोल के बैठे हैं और हम लोग मच्छियाँ बेच रहे हैं, ठीक है, एक्सप्रेशन मेरे तो वैसे ही मिलेंगे यार बिकॉज मैं तो नॉन वेजिटेरियन नहीं हूँ, ठीक है। तो अगर हम लोग मच्छी मार्केट खोल के बैठे हैं और हम लोग ये बेच रहे हैं, क्या बेच रहे हैं, मच्छियाँ बेच रहे हैं, ठीक है, तो यार ले लो ना, मेरा काम खत्म हो जाएगा, मैं तो डायरेक्टली उसको जितना प्राइस है उतने में बेच के आ जाऊंगा अगर मुझे किसी ने बोला तो, ठीक है। अच्छा, जोक्स अपार्ट, सुनो ना, ये जो मच्छियाँ हैं, अगर मछलियाँ हैं ये अगर आज नहीं बिकी तो खराब हो जाएगी ना यार, लॉस हो जाएगा ना मुझे। समझ में आ रहा है? तो क्या हो जाएगा, अच्छा मछली का क्यों लिया हमने एग्जाम्पल, फ्रूट्स भी तो है, वेजिटेबल भी तो है, आगे ना मछली, फ्रूट्स वेजिटेबल्स, चलो। अरे जामुन सबसे टेस्टी अपना फ्रूट, ठीक है, सीताफल, वो अगर उसी दिन नहीं बिका ना तो खराब हो जाएगा, लेके जाओ। देखो कई बार होता है जो ये वेजिटेबल्स वाले हैं, ये जो वेजिटेबल वेंडर्स वाले हैं, ये रात को एकदम 9 बजे के बाद में या 10 बजे के बाद में ना इनके प्राइसेस एकदम कम हो जाते हैं। हाँ ठीक है, लेके जा, हाँ लेके जा, लेके जा, लेके जा, ठीक है। तो क्या होता है, इनके तो पेरिशेबल गुड सप्लायर में सेल इवन सप्लायर मोर, ही में सेल मोर इवन एट लोअर प्राइसेस इन ऑर्डर टू अवॉइड लॉसेस, कि भाई मेरे को पूरा लॉस होने से बेटर है जितना आना है वो तो आ जाए। मान लो 10 रुपए का आपकी मम्मा पालक की गड्डी लेती है, ठीक है, तो वो शॉप वाला क्या सोचेगा, वो जो सेलर है, वेंडर है, वो क्या सोचेगा, अरे 5 रुपये चलेगा यार, कुछ तो आए। समझो, उसके लिए तो 5 रुपीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट करता, मैटर करता है गाइस। डन? क्लियर? ओके। अब बात आती है रेयर गुड्स की। रेयर गुड्स के केस में क्या हो जाएगा, गाइस ये गुड्स ऑलरेडी रेयर है, तुम कितनी भी प्राइसेस बढ़ा दो, हम कहाँ से ला के दें, खुद सोचो। लॉ ऑफ सप्लाई काम नहीं करेगा। लॉ ऑफ सप्लाई बोलता है प्राइसेस बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ना चाहिए, लेकिन प्राइसेस बढ़ रही है, हम कहाँ से ला के दें, रेयर है, कम है, ऑलरेडी कम है रे भाई, क्योंकि एंटीक गुड्स है, रेयर कॉइन्स है, रेयर पेंटिंग्स है, इसकी जो डिमांड है। अब कैसे लिखोगे, द सप्लाई ऑफ रेयर गुड्स कैन नॉट बी इंक्रीज और डिक्रीज, आप उसको इंक्रीज भी नहीं कर सकते, डिक्रीज भी नहीं कर सकते, एज पर डिमांड। इवन इफ प्राइसेस, भले ही प्राइसेस बढ़ने दो ना, सप्लाई तो उतना ही रहेगा, सप्लाई तो फिक्स ही रहेगा, यस और नो, ठीक है। एंड लास्ट वन इज योर एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, लेबर सप्लाई। ये लेबर सप्लाई क्या होता है, लेबर सप्लाई इट रिफर्स टू द टोटल नंबर ऑफ आवर्स। रुको, ये सारी चीजें छोड़ो, इतने इसको टेक्निकल वे में पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेबर सप्लाई है ना, चलो ठीक है, आ जाओ। ये फिफ्थ वाला जो एक्सेप्शन था मैं आपको एकदम डिटेल में बताती हूँ, ठीक है। लेबर सप्लाई, मुझे एक बात बताओ ना, अगर आप लेबर को लालच देते हो कि यार तू 24 घंटे काम कर, क्या बोल रही हूँ मैं, तू 24 घंटे काम कर, ठीक है, 24 आवर्स अगर तुम काम करते हो तो मैं आपको 10,000 रुपये एक दिन का दूंगा, क्या वो कर पाएगा,
क्या वो कर पाएगा? आप खुद सोचो ना। 24 आवर्स, एक दिन कर भी लेगा, अर्जेंट है इसलिए, उसको भी पैसे की ज़रूरत होगी। 2 दिन, अरे तीसरे दिन में तो लुढ़क ही जाना उसने, वो बचेगा ही नहीं, हालत ख़राब हो जाएगी उसकी, बीमार हो जाएगा वो। समझ में आ रहा है? ओके, मतलब आपको कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा है कि अगर तुमने यहाँ पे लेबर के जो रेट है, जो वेज रेट है, अगर तुमने बढ़ा भी दिए ना, तो भी लेबर ज़्यादा काम नहीं करेगा, तो भी लेबर ज़्यादा काम नहीं करेगा। वो बोलेगा कि क्यों करूँ? देखो, एक तो वो लेबर क्लास है, मतलब वो एक आम इंसान है, नॉर्मल पब्लिक है, यस और नो, जो मेहनत करके कमाना जानता है। अगर ये मेहनत करके कमाता है, ये दिन की, मतलब एक एक दिन का, दिन का इसको वेज रेट मिल रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, चलो अगर इनका जो वेज रेट है, अगर इनका वेज रेट है मान लो 100 रुपये, अगर आप इनको 100 रुपये पर आवर देते हो, ठीक है, 100 रुपीज़ पर आवर देते हो, आप इनको कितना रुपए दे रहे हो? 100 रुपीज़ पर आवर, ठीक है, ओके। जब आप 100 रुपये देते थे तो वो 5 घंटे काम करता था और वो 500 रुपये कमाता था। 100 इंटू 5, अरे यार मान लो 100 रुपये मुझे मिल रहा है 1 घंटे काम करने का, ठीक है, तो मैंने अगर 5 घंटे काम किए तो मुझे 500 रुपये इंटू 5 आवर्स, मतलब 5 घंटे काम करूंगी, हर 1 घंटे का 100 रुपये मिलेगा, मतलब 500 रुपये कमाएंगे हम, यस और नो, ठीक है। तो टोटल वेजेस कितना हो गया यहाँ पे? हमको अपने पे बात करो, जब आप अपने पे बात करते हो ना तो आपको एग्जाम्पल बहुत डिटेल में क्लियर होता है, तब आपको 500 रुपये मिलता है, ठीक है। चलो यार तुम लोग सोच लो, तुम लोग जाते हो 12th के बाद में अकाउंटिंग एंट्रीज वगैरह करने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास में, वो बोलता है कि भाई तेरे को 100 रुपये घंटा दूंगा, तो बोलते हैं हाँ ठीक है, एनीवेज मेरे को पार्ट टाइम जॉब ही तो करनी है, मेरे को अकाउंटिंग वगैरह सारी चीज़ आती है, हमें हरीश सर ने एकदम तोड़ तरह से सिखाया हुआ है, तो मैं जाता हूँ 12th स्टैंडर्ड के बाद में अकाउंटिंग एंट्री CA चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास में। अरे बिल्कुल जाना, ठीक है, एग्जाम्पल लिया है लेकिन बिल्कुल जाना, मस्त तरह से, यू विल बी अर्निंग मच बेटर, ठीक है। वो इतना कम नहीं देते हैं ऑब्वियसली, ये तो एग्जाम्पल है हमारा, ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, ठीक है, ओके। तो 100 रुपये आपको पर आवर मिलता है और आप 5 घंटे काम करते हो तो आपको 500 रुपीज़ मिलता है एक दिन का। अगर उसने बोला कि बेटा तू बहुत बेहतरीन काम कर रहा है या कर रही है, हम तुमको ना कल से 200 रुपये पर आवर देंगे, 1 घंटे का 200 रुपीज़ देंगे, तो आप हमारे लिए कितने घंटे काम करने के लिए रेडी हो? तो आप बोलते हो सर 200 रुपये दोगे पर आवर, मतलब मेरा 1000 रुपये महीने के ऊपर जाएगी कमाई, मतलब मैं 30,000 रुपीज़ मंथली कमाने वाला हूँ या कमाने वाली हूँ। अरे वाह, एक नंबर। चलो सर मैं 7 आवर्स कम कर लूँगा, 7 घंटे में काम करने के लिए रेडी हूँ। तो 7 घंटे काम करना मतलब ये एक दिन का 1400 रुपये हो गया, समझ में आ रहा है? ठीक है, वापस से वो बोलता है यार तुम ना बेस्ट काम करते हो, हम तुमको 300 रुपये देते हैं पर आवर, 300 रुपीज़ देते हैं, तो आप कितने घंटे काम करोगे? आप बोलोगे सर 1 मिनट, मेरी एग्जाम्स है, ठीक है, मेरी एग्जाम भी है, मैं साथ साथ में पढ़ाई भी कर रहा हूँ, अगर आप मेरे को 300 रुपये दोगे ना पर आवर का, अगर मेरे को 300 रुपये मिलेगा ना, ठीक है, मतलब आप उनको बोल रहे हो चार्टर्ड अकाउंटेंट को कि अगर आप मुझे पर आवर का 300 रुपीज़ देते हो तो मैं नंबर ऑफ आवर्स कम कर दूंगा, मैं कम काम करूंगा बिकॉज मेरी ज़रूरत इतनी ही है, फिर भी मैं वो 1400 से ज़्यादा कमा रहा हूँ सर, फिर भी मैं 1400 रुपये से ज़्यादा कमा रहा हूँ। 300 रुपीज़ इंटू 6 मैंने 1 घंटा कम कर दिया है, नंबर ऑफ आवर्स कम काम किया है। कहीं कुछ लेजर टाइम भी तो होता है कि दिन रात काम ही करते रहोगे, थोड़ी सी सुकून की ज़िंदगी चाहिए या नहीं चाहिए? अब यही एग्जाम्पल अपने मॉम डैड का सोचो, मम्मा बोलती है इतना ज़्यादा पैसे से कमाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप घर पे भी टाइम दिया करो, बोलती है, यस सर नो, ठीक है, ओके। तो गाइस ऑब्वियसली कोई भी एक रैशनल इंसान है, कोई भी एक आम इंसान है, वो ऐसे ही काम करेगा, वो ऐसे ही काम करेगा ना। समझ में आ रहा है? मतलब एग्जैक्टली सिचुएशंस क्या हो रही है हमारी, वापस से देखेंगे हम लोग ज़रा। जब 100 रुपीज़ पर आवर, 100 रुपीज़, जब 100 रुपये मिल रहा था पर आवर का, तो आप कितने घंटे काम कर रहे थे? 5 घंटे, एंड यू वर अर्निंग 500 रुपीज़। जब उसने आपको 200 रुपीज़ दे दिया पर आवर का, तो आप बोलते हैं हाँ ठीक है, मैं 7 घंटे काम कर लूँगा क्योंकि मेरी ज़रूरत है इतनी, मुझे मेरे फीस वगैरह निकालनी है, कॉलेज की फीस वगैरह निकालनी है, सारी चीज़ें करनी है, खुद का खर्चा खुद के दम पे निकालना है, ओनली लेक्चर्स के साथ पढ़े हुए हैं, ठीक है। और जब सामने वाला आपको 300 रुपीज़ देता है पर आवर, तो आप बोलते हो
भाई अब मुझे इतने भी पैसे की ज़रूरत नहीं है, मुझे चाहिए कि मैं मेरा फीस का खर्चा निकाल लूँ, दैट्स इट। उसके ऊपर मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे उस एक्स्ट्रा टाइम अगर मुझे मिलता है ना तो मैं पढ़ाई करना ज़्यादा पसंद करूँगा। मैं यहाँ पे 6 ही घंटे काम करूँगा, अब 1 घंटा जो मुझे मेरा यहाँ पे सेव हो रहा है मैं वहाँ पे पढ़ाई करूँगा। अच्छा ठीक है, आपने 1 घंटा कम काम किया, ये बात तो क्लियर हो गई। या फिर आप हो तो आप ऐसा सोचो कि भाई 1 घंटा मैं कम काम करूँगा। आपके डैडी है तो वो बोलेंगे ठीक है कि चलो यार फैमिली के साथ थोड़ा सा टाइम बिताते हैं। वर्कर्स जो लेबर होगा वो भी यही सोचेगा कि यार चलो थोड़ा सा फैमिली के साथ टाइम बिताते हैं, ऑलरेडी इतना तो काम कर ही रहे कि हमें यहाँ पे 1800 रुपये मिल जाए। यस और नो? यहाँ पे 1800 आएगा गाइस, 1800 है ये। ठीक है, मिसप्रिंट हो गया होगा नोट्स में करेक्ट कर लेना एक बार, वो 1800 है। ठीक है, चलो अब इसे इन हम लोग प्लॉट करते हैं और हम लोग ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, सिचुएशन क्या हो रहा है। कंसेप्ट क्लियर हुआ यहाँ तक एवरी वन ऑफ यू? चलो आ जाओ। इस मूवमेंट पे तुम्हारी सोच क्या है वो बता दो। इसे लिखना बहुत आसान है, ट्रस्ट में। ठीक है, लेकिन गाइस यहाँ तो उल्टा होना चाहिए था ना यार। ये सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे जब प्राइसेस बढ़ती है तो तुम्हारा सप्लाई भी तो बढ़ना चाहिए था ना। तुमने 8 घंटे काम करना चाहिए था, तुमने 2400 रुपये कमाना चाहिए था। 8 घंटे इंटू 300 रुपये, 2400 रुपये कमाना चाहिए था। मैम हमें तो पढ़ाई करनी है। अच्छा फिर तुम्हारे डैडी क्या बोलते हैं? नहीं हमें तो घर पे टाइम देना है, ठीक है, क्योंकि मम्मा भी है और आप लोग भी उनके पीछे पड़ते हो। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, द लेबरर प्रेफर्स लेजर वर्क। कोई भी, हाँ, या आप हो, मैं हूँ, या अपने हरीश सर है, कोई भी, मनीषा मैडम भी बोलेगी ना, इतना कितना काम भाई, थोड़ी फैमिली है या नहीं है, ऐसा ना। जो लेबरर है वो क्या प्रेफर करेगा, लेजर वर्क, कि भाई वो थोड़ा सुकून से रहे। एंड डिनाइज टू वर्क फॉर एक्स्ट्रा आवर्स, वो डिनाई कर देगा कि अब मैं ज़्यादा काम नहीं करूँगा, बिकॉज ही अर्न्स मोर इन लेस आवर्स। आइडियली उसने ज़्यादा काम करना चाहिए था, बिकॉज प्राइसेस बढ़ गई है, ये देखो इधर प्राइसेस बढ़ गई है, ये 300 रुपीज़ प्राइस है, प्राइस बढ़ गई है, तो तुमने ये बढ़ाना चाहिए था आवर्स। देखो ये यहाँ पे बढ़ रहा है, यहाँ पे बढ़ा है, यहाँ पे बढ़ रहा है, यहाँ पे बढ़ा है, लेकिन यहाँ पे बढ़ेगा बॉस तो हम यहाँ पे नहीं बढ़ाएंगे, हम यहाँ कम कर देंगे। बिकॉज एक ही रीजन है, लेबर प्रिफर्स लेजर वर्क एंड डिनाइज टू वर्क फॉर एक्स्ट्रा आवर्स बिकॉज ही अर्न्स मोर इन लेसर आवर्स। वो ज़्यादा अर्न करेगा कम समय में, तो क्यों काम करें हम इतना? यस और नो? समझ रहा है एवरीवन? क्लियर? बस इतना ही कंसेप्ट है। तो लेबर लॉ ऑफ लेबर सप्लाई, ये जो है लेबर सप्लाई जो है, ये भी एक्सेप्शन हुआ, क्योंकि अगर तुमने नंबर ऑफ वेज रेट बढ़ा भी दिए, ठीक है, वेजेस बढ़ा दिए, तो लेबर ज़्यादा काम नहीं करेगा, वो नंबर ऑफ आवर्स, वेजेस रुपीज़ बढ़ा दिए तो वो नंबर ऑफ आवर्स क्या कर देगा, कम कर देगा। गाइस समझ में आ रहा है? एक पॉइंट पे आके वो कम कर देगा, बिकॉज ही विल प्रेफर लेजर टाइम। क्यों? क्योंकि वो कम आवर्स में ज़्यादा अर्न कर रहा है। क्लियर द कंसेप्ट? ओके, चलो अब इसी को थोड़ा सा डिटेल में करते हैं। एज इट इज़ क्वेश्चन पूछता है वो आपसे 6 मार्क और 8 मार्क डिपेंडिंग अपॉन द सम, ठीक है, मतलब एग्जामिनर का क्या ये है, तो 6 मार्क के लिए भी पूछ सकते हैं, 8 मार्क के लिए भी पूछ सकते हैं, 4 मार्क के लिए पूछ सकते हैं। कितना प्रेजेंट करना है वो आपके ऊपर है। कैसे करोगे प्रेजेंटेशन? पहले तो आप बताओगे कि लेबर सप्लाई क्या होता है। इट रिफर्स टू द टोटल लेबर सप्लाई। लेबर सप्लाई में आप ये देखोगे कि कितने घंटे वो काम कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ आवर्स दैट अ वर्कर इज विलिंग टू वर्क। अरे लेबर क्या सप्लाई करेगा, तुम विलिंग थे वर्क। सप्लाई की डेफिनेशन में जाओ वापस से, तो सप्लाई की डेफिनेशन आपको ये बोलती है कि नंबर ऑफ, क्या था वो, अमाउंट ऑफ गुड्स दैट प्रोड्यूसर इज विलिंग टू सप्लाई। अमाउंट ऑफ गुड्स जो प्रोड्यूसर है, जो सप्लायर है, वो विलिंग है सप्लाई करने के लिए। तो लेबर सप्लाई में नंबर ऑफ आवर्स जो लेबर विलिंग है सप्लाई करने के लिए। ये समझ में आया? ओके, सेम चीज लिखिए, टोटल नंबर ऑफ आवर्स दैट अ वर्कर इज विलिंग टू वर्क एट अ गिवन वेज। ये हो जाएगा आपका लेबर सप्लाई। ठीक है, अब ना आपको पता है अच्छे स्टूडेंट्स की ये मतलब जो आंसर्स का प्रेजेंटेशन देखा मैंने, इट वाज नॉट एट ऑल अप टू द मार्क, बट गाइस आपके आंसर्स का प्रेजेंटेशन बहुत भारी रहेगा अब, ठीक है।
बिकॉज आपको मैंने एक प्लान्ड वे में आंसर पूरा करके दिया है कि इस तरह से अपना आंसर लिखना है, ठीक है। चलो आ जाओ। 8 मार्क का है तो ये पूरा प्रेजेंटेशन रहेगा यहाँ तक, अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है 8 मार्क के लिए, ठीक है। अगर 6 मार्क का है, 6 मार्क का क्वेश्चन है, तो आप यहाँ से शुरू करोगे, यहाँ से डायरेक्टली एग्जाम्पल ले लोगे, थोड़ा सा आप बीच में ऊपर का बताओगे, ठीक है। बताती हूँ मैं आपको, सारी चीज़ें समझ में आएगा, एक बार डिटेल में करते हैं, ठीक है। चलो ठीक है। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली बाय सप्लाई कर्व, इसको भी तो हम लोग ग्राफ में बना सकते हैं सप्लाई कर्व से, ठीक है। चलो बना लेंगे एक बार, देखते हैं आगे जाके कैसा बनेगा कर्व, ठीक है। एक्सप्लेनेशन, लेबर मे बी विलिंग टू वर्क फॉर मोर आवर्स इफ वेजेस पर आवर इंक्रीजेस। अगर शुरू में जब वेजेस पर आवर जो वेजेस बढ़ते हैं शुरू में, स्टार्टिंग में, हाँ देखो, लेबर मे बी विलिंग टू वर्क फॉर मोर आवर्स, अगर वेजेस बढ़ेगा तो, ठीक है। एज वेजेट पर आवर इंक्रीजेस, जब वेजेट पर आवर बढ़ जाएगा, वर्क आवर्स ऑल्सो इंक्रीजेस, वर्क आवर भी इंक्रीज कर देगा वो, बिकॉज हायर द प्राइस हायर द सप्लाई। यहाँ पे लॉ ऑफ सप्लाई का यहाँ पे लॉ ऑफ सप्लाई LOS काम कर रहा है, ठीक है। द सप्लाई कर्व ऑफ लेबर स्लोप अपवर्ड्स, तो ऑब्वियसली अगर ये आपका कर्व है तो यहाँ पे आपने नंबर ऑफ आवर्स बढ़ा दिया, यहाँ पे सप्लाई बढ़ा दी, तो ये यहाँ फिर ऐसे ये से बढ़ रहा है, ठीक है। हाउएवर बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट, लेकिन हाउएवर बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट व्हेन वेज रेट इंक्रीजेस फर्दर, जब वेज रेट और इंक्रीज करोगे तो सप्लाई ऑफ लेबर विल डिक्रीज, सप्लाई जो है लेबर का वो डिक्रीज हो जाएगा, बिकॉज लेबरर वुड प्रिफर लेजर वर्क, क्योंकि लेबर क्या प्रेफर करेगा, लेजर वर्क, यस और नो। और उसके बाद आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट लेबर सप्लाई ऑफ लेबर टेंड्स टू फॉल इवन एट अ हायर वेज रेट, उसके बाद तुमने कितना भी प्राइसेस बढ़ाया ना तो नंबर ऑफ आवर्स वो कम कर देगा। मान लो उसको हो जाता है 500 रुपये पर आवर, वो बोलेगा भाई मैं 5 ही घंटे काम करूँगा, ले और कम कर दिया उसने, यहाँ पे बढ़ा यहाँ पे बढ़ा, ये बढ़ा रहे हो तो ये कम हो गया रे भाई, क्यों, क्योंकि वो ऑलरेडी 5 घंटे का 2500 रुपये कमा रहे, डबल कमा रहे गाइस, यस और नो, ठीक है। हियर आफ्टर सप्लाई कर्व स्लो बैकवर्ड, मैम ये नहीं समझा, अरे बाबा वो रुक जाओ, वो आपको मैं प्लॉट करूँगी तब समझ में आएगा, ये डिटेल कंसेप्ट पूरा समझा, यस और नो, एवरीवन क्लियर, ओके। चलो आ जाओ। अगर एग्जाम में आपको शॉर्ट नोट वगैरह पूछता है या एक्सप्लेन द कंसेप्ट पूछता है तो आप ये लिखोगे 2 मार्क का, इतना लिखोगे, ये डायग्राम बनाओगे, सिर्फ और सिर्फ डायग्राम बनाओगे और ग्राफ बनाओगे और ये ग्राफ को रिप्रेजेंट करोगे, बस दैट्स इट। 2 मार्क या 4 मार्क के लिए, ठीक है, 2 या 3 मार्क के लिए पूछा तो इस तरह से आपका प्रेजेंटेशन होना चाहिए। लेकिन अगर यही सम आपको पूछता है, यही क्वेश्चन मतलब आपको पूछता है 6 मार्क्स और 8 मार्क के लिए, फिर आपका ये पूरा प्रेजेंटेशन होना चाहिए, ठीक है। चलो आ जाओ। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल इट कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व, ये मुझे आपको बताना है, ठीक है। ये पेंडिंग रखो, ये पेंडिंग रखो, अपने आप बनेगा वो, आपको कुछ नहीं करना है। चलो यार एक काम करते हैं, बना ही लेते हैं हम, चलो आ जाओ बना लो साथ साथ में, कहाँ बनाए लेकिन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ आवर्स, ठीक है, एक दिन पर डे का, और यहाँ पे क्या लिखोगे आप, यहाँ पे आप लिखोगे वेज रेट पर आवर, ठीक है। ये यहाँ तक क्लियर, ओके। चलो यहाँ पे कुछ होएगा, यहाँ पे आएगा हमारा कुछ 5 6 7, ठीक है, हाँ 5 6 7, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, 100 तो यहीं पे आएगा, 200 यहीं पे आएगा, 300 यहीं पे आएगा, और ये जो मेरा वाला ना ये भी अपन प्लॉट करेंगे, ठीक है, ये भी प्लॉट करेंगे गाइस। तो ये 500 पे हो रहा है ना, 5 तो है इसके पास ऑलरेडी, तो ये लो इधर 400, ये 500, ये हो गया हमारा कुछ 500, क्लियर, ठीक है। चलो फटाफट से प्लॉट कर दो।
100 पे है आपका 5, 100 पे है 5। जब 100 रुपये प्राइसेस थी तो तुम 5 घंटे काम करते थे, लेकिन जब प्राइसेस बढ़ गई, जब वेजेट बढ़ गया तो 200 रुपये हो गया, तो तुम 7 घंटे काम करने के लिए रेडी हो गए हो। धड़क से बढ़ाया तुमने सप्लाई को, समझ में आ रहा है? ओके। और फिर अगर वेजेट और बढ़ गया, 300 रुपये हो गया, तब तुमने सप्लाई कम कर दिया। ये लो 300, 300 में 6 पे आके रुक जाना। 300 पे 6 है ना, 300 पे 6 पे आके रुक जाना। तो पहले तो ये 2 पॉइंट आए और फिर ये पॉइंट आया आपका, यस और नो? पहले देखो ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट, ये आपका थर्ड पॉइंट, ठीक है। और फिर अब मेरा वाला पॉइंट भी, 500 रुपये जब सप्लाई है, 500 रुपये जब रेट है, तो आप कितने घंटे काम कर रहे हो? 5 घंटे। मतलब ये यहाँ पे चली जाऊँ मैं, जैसा नो? तो गई ये और कम हो गया। मतलब ये क्या हो रहा है, एक तरह से जो तुम्हारा सप्लाई कर्व था ये पहले तो बढ़ रहा है और बाद में बैकवर्ड बेंड हो रहा है, बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व। नाउ क्लियर? S1। तो यहाँ पे अपन क्या कर देंगे, S1 एंड A, डन। सप्लाई कर्व है तो SS नाम आना चाहिए, सप्लाई कर्व है तो SS नाम आना चाहिए। तो इस मिडिल पॉइंट को A नाम दे देते हैं अपने मर्जी से, ठीक है। चलो आ जाओ। मतलब आप जब खुद बनाओगे ना तो ग्राफ यही बनना है, ठीक है। When the वेजेट पर आवर इज 100 पर आवर, तो लेबर 5 घंटे काम करता था, टोटल 500 अर्न करता था। जब वो 200 रुपये बढ़ गया है तो वो 7 घंटे काम करता है, टोटल वेजेट 1400 हो गया है। और उसके बाद में टिल दिस पॉइंट, इस पॉइंट तक लॉ ऑफ सप्लाई फॉलो हो रहा था, यहाँ तक लॉ ऑफ सप्लाई फॉलो हो रहा था। यहाँ पे लॉ ऑफ सप्लाई फॉलो नहीं हो रहा। मतलब यहाँ पे लॉ ऑफ सप्लाई फॉलो हो रहा है, मतलब हायर द प्राइस हायर द सप्लाई। देखो यहाँ पे, देखो हायर द प्राइस हायर द सप्लाई, ठीक है। यहाँ तक लॉ ऑफ सप्लाई काम कर रहा है, लेकिन तो यहाँ तक सप्लाई कब कैसा हो रहा है, लेफ्ट से राइट में जा रहा है और वो अपवर्ड जा रहा है इस पॉइंट तक। मतलब 200 और 7 पे, 200 और 7 पे, ये रहा 200 और ये रहा 7 पे, ये जो सप्लाई कर्व है ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ये समझ में आ रहा है। और लेफ्ट से राइट पे जा रहा है, लेफ्ट से राइट पे, और अपर स्लोपिंग कर्व है। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक लॉ ऑफ सप्लाई क्या कर रहा है, काम कर रहा है। इसके ऊपर लॉ ऑफ सप्लाई काम नहीं कर रहा है। अच्छा ये लिखना मत, ये सिर्फ मैं आपको समझा रही हूँ, ये चीज़ें मैंने सिर्फ आपको समझाई है रे भाई, ठीक है। लो मिटा दिया, ठीक है। और फिर यार एग्जाम में अगर गड़बड़ किया तो पूरी मेहनत पानी हो जाएगी ना, ठीक है। ओके, फिर क्या पढ़ना है हमें? नाउ वेजेट, जब अब इसके बाद में जब वेजेट बढ़ जाता है, 300 रुपये बढ़ जाता है, लेबरर प्रेफर्स लेजर वर्क, वो ज़्यादा से ज़्यादा आराम करना चाहेगा, एंड डिनाइज टू वर्क फॉर एक्स्ट्रा आवर्स बिकॉज वो ज़्यादा अर्न करता है इन लेस आवर्स, बिकॉज ही अर्न मोर इन द लेस आवर्स, ठीक है। देयरफॉर ही इज़ रेडी टू वर्क ओनली फॉर 6 आवर्स। तो वो 1800 रुपये कमाता है, फिर भी 1800 रुपये कमाता है। नोट्स में करेक्शन कर लेना, ये 1800 है, ठीक है। ऑब्वियसली ये आपको दिख रहा है 3 × 6 18 एट पॉइंट ए। और इस पॉइंट ए पे सप्लाई कर्व बैकवर्ड बेंड करता है एंड बिकम्स एन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ सप्लाई, और इसीलिए ये एक्सेप्शन है आपके लॉ ऑफ सप्लाई का, ठीक है। अब ये तो बहुत आसान है, एक्स एक्सिस पे बोल दो लेबर ऑफ सप्लाई ऑफ लेबर, वाई एक्सिस पे बोल दो वेजेट पर आवर, और ये ऐसे S1 कर्व जो है वो बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व है, ठीक है। डन, ओके। अच्छा इसको और सजावट करनी है ना तो वो भी कर सकते हो आपकी, यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यहाँ पे सबसे पहले नीचे में डायग्राम ड्रॉ करना, यहाँ पे लिखना एक्सप्लेनेशन, यहाँ पे लिखना मूवमेंट, आपको सिखाया था मैंने, कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो सारी चीज़ें, ठीक है। क्लियर? चलो फटाफट से आ जाओ यार, फटाफट से आ जाओ, एक्सेप्शंस वाले पार्ट को क्लियर करेंगे, ठीक है। एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ सप्लाई, पहला वाला क्या था, एग्रीकल्चर गुड्स में काम नहीं करता मैडम, एग्रीकल्चर गुड्स, अरे भले प्राइसेस बढ़ गए, हम फार्मर्स हैं, हम लोग कहाँ से प्रोडक्शन ला के दे, एनवायरनमेंट पे, वेदर कंडीशन पे डिपेंड करता है ये प्रोडक्शन करना, हमारे हाथ में नहीं है, हम तो सिर्फ फार्मर्स है, किसान हैं, समझ में आ रहा है। फर्स्ट पॉइंट एग्रीकल्चर गुड। सेकेंड वाला पॉइंट अर्जेंट नीड फॉर कैश, अगर सप्लायर को अभी के अभी ज़रूरत है, घर में कुछ इमरजेंसी आ गई है,
अर्जेंट नीड है कैश की, तो फिर वो कम रेट में भी सप्लाई करने के लिए रेडी होगा। मतलब यहाँ पे भी लॉ ऑफ सप्लाई काम नहीं कर रहा है। अरे भले प्राइसेस बढ़ने वाली है, वो वेट नहीं करेगा, वो बोलेगा कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल गोल्ड, उसको पता है कल को प्राइसेस बढ़ने वाली है, 50,000 हो जाएगी, लेकिन वो ये बोलेगा कि भाई आज चाहिए, आज 40,000 है तो मैं 40 में भी बेचने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, फिर आती है बात पेरिशेबल गुड्स की। गाइस इसकी जो पेरिशेबल गुड्स है, कल प्राइसेस बढ़ने वाली है, लेकिन हम कल तक रुक ही नहीं सकते हैं, ये गुड्स को रख ही नहीं सकते हैं। हमारा जो मच्छी मार्केट है, मतलब मछलियाँ हैं, वो ख़राब हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। और फिर बात आती है रेयर गुड्स की। रेयर गुड्स में क्या बोलोगे आप? रेयर गुड्स में क्या बोलोगे गाइस? सप्लाई, भले ही प्राइसेस बढ़ जाए, गुड्स तो रेयर है, कम है, अवेलेबल ही नहीं है, एंटिक गुड्स है, समझ रहे हो, तो हम इसकी सप्लाई बढ़ा ही नहीं सकते हैं। फिर बात आती है लेबर सप्लाई की। यहाँ पे पहले कुछ स्टेज पे स्टार्टिंग के, मतलब जब नंबर ऑफ आवर्स, जब क्या बोलोगे आप, नंबर ऑफ वेजेड बढ़ेगा तो नंबर ऑफ आवर्स बढ़ेगा, लेकिन अगर और बढ़ा, ठीक है, एट अ सर्टेन पॉइंट इफ द वेजेड पर आवर इंक्रीजेज बियॉन्ड, ठीक है, अगर एक बियॉन्ड द लिमिट वो इंक्रीज हो रहा है तो नंबर ऑफ आवर्स विल बी रिड्यूस, बिकॉज लेबर क्या करेगा, ही विल प्रेफर लेजर वर्क एंड डिनाइज टू वर्क फॉर एक्स्ट्रा आवर्स, क्योंकि वो कम समय में, बिकॉज ही अर्न्स मोर एट अ लेसर टाइम। डन एवरीवन, तो ये भी इसका एक्सेप्शन हो गया लॉ ऑफ सप्लाई का। अच्छा मैम याद कैसे रहे? सीधी सी बात है यार, एक रिप्लाई एक्सेप्शन टू ऑफ, देखो अब ध्यान से सुनो, एक राइमिंग वर्ड बन रहा है। एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ सप्लाई एक रिप्लाई, ए से एग्रीकल्चर गुड्स, वापस से बोल रहा हूँ, एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ सप्लाई एक रिप्लाई, ए से एग्रीकल्चर गुड्स। अच्छा देखो, ऐसे याद नहीं करना है, मत करना, कोई दिक्कत नहीं, बट जिन बच्चों को ये मेमोरी टेक्निक बहुत हेल्पफुल होती है, लेट मी टेल, उनके लिए तो बताने दो। ठीक है, एक रिप्लाई, ए से क्या है, एग्रीकल्चर गुड्स, सी से क्या है, अर्जेंट नीड फॉर कैश, फिर आर से क्या है, रेयर गुड्स, पी से क्या है, पेरिशेबल गुड्स, और एल से क्या है, लेबर सप्लाई। डन एवरी वन ऑफ यू। वापस से एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ सप्लाई क्या है, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई एक रिप्लाई, एग्रीकल्चर गुड्स, अर्जेंट नीड फॉर कैश, फिर आप क्या बोलोगे, रेयर गुड्स, पेरिशेबल गुड्स एंड लेबर सप्लाई। डन एवरीवन, आई होप आपको ये कंसेप्ट बहुत बेहतरीन तरह से समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम लोग वेरिएशन इन सप्लाई करेंगे और चेंजेस इन सप्लाई करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए अलविदा, मिलते हैं कल। यस, चलो बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।